इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, ऊपर नीचे सब ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। कहा क्या जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, मतलब बात क्या होती है समझ लो कि अगर कोई मटेरियल है, कोई अगर हॉलो कंडक्टर है, बस ये एक हॉलो कंडक्टर है, हमने इसमें बात किया है, ये जो हमारे सामने होगा ये हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर होगा, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर होगा। जैसे फुटबॉल वगैरह हम लोग देखते हैं उस तरह का ये कंडक्टर होगा, ठीक है। फुटबॉल अगर हम देखें तो ऊपर से केवल पैचेज होता है, अंदर में हवा होता है और बाहर भी खुला होता है। तो ये जो पोर्शन है ये मेटल का बना हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान से समझने वाली जो बात है वो आपको बता दें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग मोबाइल आर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल आर्मी कहते हैं। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की खास बात यह है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेवर टॉलरेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको ये अपोज करते हैं और अपने आप को ऐसे रिडायरेक्ट करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बैलेंस करके और उसको जीरो बना दे। इनका यही काम होता है। तो देखते हैं साहब, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इस पे फोर्स लग जाएगा ऐसे एफ अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है, तो सबसे ऐसे फोर्स लग जाएगा। और जैसे ही इन सब पे फोर्स लगेगा, होगा क्या, अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो ये जो मेटालिक कंडक्टर तुम्हारे सामने दिख रहा है, इस मेटालिक कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इधर की तरफ सब आ जाएंगे और ये इधर की तरफ आ करके ये इधर के बाहर के दीवार की तरफ आके चिपक जाएंगे पूरा का पूरा। क्लियर है? तो जब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इधर की तरफ जो है इस आउटर सरफेस की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस की तरफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नया जो आपको दिख रहा है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, इस निगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज कहते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज है। होता क्या है कि ये निगेटिव चार्ज अब क्या होगा, ये जो इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज और इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है, ये अंदर, इस अंदर जो जगह है इसमें एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा पैदा किया गया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब देखिए, ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज जो होता है हमेशा किसी पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट ले लें तो निगेटिव चार्ज हमेशा किसी पॉइंट पे टुवर्ड द सोर्स, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पे हमेशा अवे टू द सोर्स, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो ये वाला यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये भी क्या करेगा? इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप देख रहे हो कि पहले से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। अब ये जो इंड्यूस्ड चार्ज हो रहे हैं, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, ये क्या करता है? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। और ये इंड्यूस्ड चार्ज अपने आप को तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, अपने आप को तब तक रीअरेंज करते रहते हैं जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर न हो जाए। मतलब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अंदर में बाहर की बात नहीं करें, अंदर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर न हो जाए।
और जिस दिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है, उस समय इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ऐसा देखा जाता है, मैं यहां पे फिगर बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, ऐसा देखा जाता है, इस फिगर को यहां लाया कि ऐसा देखा जाता है कि अंदर के किसी पॉइंट से ये इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है। ठीक है, ठीक आ रहा है, आ रहा है नोट्स में, ये इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है। तो ऐसा देखा जाता है कि अंदर के किसी पॉइंट से शुरू करेंगे और ये आउटर सरफेस तक आप जाएंगे, यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बेटा जीरो होता है। लेकिन यहां पे सारे के सारे निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और ये निगेटिव चार्ज एकदम दीवार से चिपक जाते हैं, एकदम जो दीवार है पारा एकदम चिपक गए। मतलब आप ऐसे समझो जैसे गाड़ी में बैठे हो और जो कार में बैठे हो पीछे वाले सीट पे और 3 लोगों की जगह होती है, उसमें 6 लोग बैठ जाए, तो आप क्या होंगे, एकदम दीवार में चिपक जाएंगे। अब मौका मिल जाता तो तोड़ के बाहर निकल जाते, लेकिन निकल नहीं पा रहे। वही हाल है, ये बेचारा मौका मिलता तो बाहर आ जाते, लेकिन आ नहीं पा रहे, एकदम चिपके हुए, खाली सरफेस छोड़ के जा नहीं रहे, वहीं तक लगे हुए हैं, एकदम आउटर सरफेस पे आते, एकदम किनारे आ जाते हैं। और इधर की तरफ जो होता है पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ऐसे पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज यहां पे ऐसे आ जाते हैं। तो इस वजह से सेंटर से लेके और आउटर सरफेस जो है उसके अंदर तक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा क्या होता है, जीरो। लेकिन जो ये आउटर सरफेस होता है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। ये जो आउटर सरफेस है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। अगली बात क्या है सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि सेंटर से लेके आउटर सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेंटर से लेके आउटर सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो स्फेरिकल सेल है, सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हॉलो होता है, ये स्फेरिकल सेल पूरा का पूरा एक इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम बात करते हैं। तो होता क्या है, ये जो स्फेरिकल सेल है ये पूरा का पूरा इसका जो सरफेस हो गया बाहरी, वो सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से काम करता है। जो आउटर सरफेस है वो पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से काम करता है। तो ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और बेटा जी एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आया, तो ये आउटर सरफेस इक्विपोटेंशियल है। और यहां पे सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि इक्विपोटेंशियल होने के साथ साथ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मौजूद है तो हमारे लिए ये तकलीफ हो गई कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है, जैसे ये सरफेस आपके सामने दिया है, दीजिए कॉपी, और जैसे ये सरफेस दिया है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सर, वो पेन दीजिएगा, वो ऊपर में रखा है, हाँ वही, अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा तो इस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली मिलेंगी, ऐसे। क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलरली मिलेंगी तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस सरफेस पे नहीं लाई करेगा, और जब इसका कोई भी कंपोनेंट इस सरफेस पे लाई नहीं करेगा तो उस केस में क्या होने वाला है कि ये जो सरफेस होगा ये हमेशा इक्विपोटेंशियल रहेगा। क्लियर है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलरली न मिलके ऐसे मिले, अगर ये परपेंडिकुलरली न मिलके तिरछा मिले, तो उस केस में क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। तो जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, जो इधर वाला कंपोनेंट है और जो इधर वाला कंपोनेंट है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो परपेंडिकुलर मिला, ये तो इस सरफेस पे कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन ये वाला जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में है। तो हम पहले से पढ़ के बैठे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घट जाता है
अपोजिट जाने पे पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो अगर ये सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर चेंज हो जाएगा तो क्या ये सरफेस इक्विपोटेंशियल रहेगा, नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो हॉलो मेटेलिक स्फीयर होता है उस पर जो आउटर, उसका जो आउटर सरफेस होता है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर का जो आउटर सरफेस होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। और दुख की बात यह कि वो सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, इस वजह से वहां जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलरली मिलती है, ऐसे मिलती है, न कि ऐसे मिलती है। ऐसे क्यों मिलती हैं? क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट सरफेस पे लाई नहीं करेगा तो सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल रहेगा। ऐसे क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि ऐसे मिलेंगी तो एक कंपोनेंट सरफेस पे आ जाएगा और वो जो सरफेस वाला कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, इस सरफेस के पोटेंशियल को बदल देगा, जिसकी वजह से वो सरफेस इज नो मोर इक्विपोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो पूरी बात जो हम अभी बताए आपको, इसी बात को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए इस पूरे बात को एज ए स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं, फिर इस पे सवाल करेंगे। एक छोटी सी बात बताएं कि व्हेन हॉलो मेटेलिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in the hollow metallic conductor experience electric force, and this force is always opposite to the direction of electric field. Since free electron never tolerate external electric field, hence this free electron due to the force rearrange itself such a way so that there is a induced electric field inside the hollow metallic conductor, okay, and this electron and on the hollow metallic conductor due to the external electric field electron rearrange itself away opposite to the direction of electric field, hence towards this direction negative charges appears and opposite to this direction positive charges appear. These charges are induced charge due to the external electric field, hence they are known as induced negative charge and induced positive charge. Okay, due to the induced negative charge and induced electric field is generated inside the hollow metallic conductor. This induced electric field counterbalance the external electric field, and by redistribution of electron this induced electric field is equal to the external electric field, hence net electric field inside the hollow metallic conductor must be zero. From center to below the outer surface net electric field must be zero, but on the outer surface electric field must exist, and from center to the outer surface electric potential is constant. Hence the surface of the hollow metallic conductor behave like equipotential surface. That's why electric line of force must meet perpendicularly on that surface, because if it meets obliquely then one component of electric field exists in the plane and then the surface will no more equipotential. This behavior is known as electrostatic shielding. This phenomenon is known as electrostatic shielding of the hollow metallic conductor. आप देखे होंगे जनरली शील्ड क्या होता है। पहले के जमाने में जब लड़ाई होती थी तो राजा शील्ड लेके चलते थे, ढाल ये हाथ में जो लिए होते थे, उससे क्या करते थे, हमारी रक्षा करते थे। हमारी मतलब वो लड़ रहे तो वो अपनी रक्षा करते थे ना, ऐसे तलवार मारता था, ऐसे लगा देते थे, फिर अपने तलवार से मारते। मूवी में देखा होगा आपने, रियल लाइफ लड़ाई तो देखा नहीं होगा। तो वो जो आपने देखा है उसमें क्या देखा, वो शील्ड क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। आपने देखा होगा, इसी बात को फैराडे साहब ने अपने शब्दों में बोला था कि कहा कि मेरे लिए एक क्लोज कंडक्टिंग घर बना दो, और उस घर की खास बात यह होना चाहिए कि मेरा कोई भी पार्ट शरीर का उस घर के किसी भी पोर्शन से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, टच में नहीं आना चाहिए। और आप जो है मुझे क्या करें, उसमें बैठा दीजिए और बाहर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना हो लगा दीजिए, मैं हमेशा सेफ और सुरक्षित रहूंगा।
इसका रीजन ये है कि बाहर से जितना भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वो क्या होगा, इसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, और वो बैलेंस करने के बाद उसकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरह से लोग बोलते हैं कि जब बिजली वगैरह चमक रहा हो तो बिजली के चमकने के केस में आप क्या करिए, सीधा सीधा कंसेप्ट है, कार वगैरह में घूम रहे हो तो शीशे वगैरह लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप शीशा लगा के पूरा पैक कर देंगे तो आपका जो कार होगा वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह से काम करने लगेगा, वो पूरा हॉलो कंडक्टर की तरह से काम करने लगेगा, और बाहर से अगर बिजली वगैरह चमकेगी तो आपके पे असर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे एग्जांपल है, पहले के समय में जैसे शेर वगैरह होते थे, पिंजड़े में रखे जाते थे, पिंजड़े में रखे जाते थे, उनको ऐसे लाइट से, जो लाइट मैन होता था ला कैसे चमकाता था, उससे जो करंट वाला रॉड होता था ऐसे चमकाता था। शेर को करंट नहीं मारता था, लेकिन वो लाइट को देख के शेर डरता था, तो वहां भी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट होता था। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट है पूरा का पूरा। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम, एक तो कंसेप्ट खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, देखते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। चलिए, है ना, तो ली क्यों हो, मोबाइल नहीं पसंद है तो दान कर दो किसी गरीब को, तो नहीं यूज करती तो लेके आया करो, बस फोटो की क्लिक जाया करो, हम कहाँ से मोबाइल ज्यादा यूज करती हूँ, मतलब मेरी आंखें दर्द करने लगती है, मेरी ज्यादा देखते हैं, तो देखी होगी तभी तो पता चला होगा कि ज्यादा देख रहे हैं तो आंखें दर्द कर रही हैं। चलो हो गया, कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल से फोटो खींच लो, ग्रुप में डाल देंगे, खींच लिए ना, ओके। अब देखो इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, देखते हैं थोड़ा इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ध्यान देंगे। सबसे पहला एक सवाल आपके सामने, ये देखिए एग्जामों में जनरली आ जाता है, आप अगर 12th के बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का ये अक्सर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फेमस है, हमेशा आता रहता है, और सीबीएसई बोर्ड में नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आया हुआ है। क्या क्वेश्चन होता है, देखो पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने हम कर रहे हैं, ये मान लो कह दिया एक स्फीयर है, ऐसे बोल दिया, इसने बोला एक स्फेरिकल सेल है, कहीं भी सुन लो बेटा, अगर बोला जाए स्फेरिकल सेल, कहीं भी बेटा अगर स्फेरिकल सेल बोला जाए, कृपा करके घर जाके बुक वगैरह के भी क्वेश्चन बनाया करें, जब बुक के क्वेश्चन आप बनाते हो तो उससे आपको लैंग्वेज भी पता चलता है। हम तो ऐसे लिखवा दिए क्वेश्चन, पूरा बना बता दिए, आपको बस चम्मच उठा के खाना है, बुक में पढ़ेंगे तो खुद समझना है कैसे बनाना है। तो ये एक स्फेरिकल सेल है, रेडियस r है। क्वेश्चन कहता है कि इस सेल के सरफेस पे पोटेंशियल v है, ये क्या है, ये बेटा सरफेस पोटेंशियल है, ये जो आपको दिख रहा है ये बेटा सरफेस पोटेंशियल है, ये स्फेरिकल सेल का ये सरफेस पोटेंशियल भी है। आपसे बस एक छोटी सी सवाल पूछी गई कि सरफेस का पोटेंशियल भी है तो इसके सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, कई बार कह देता है कि यहां पे चार्ज क्यों दिया है, यहां पे चार्ज क्यों दिया है, तो सरफेस का पोटेंशियल अगर भी है तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा। कई बार चार्ज दे भी देता है, कई बार चार्ज नहीं भी देता है, और दे देगा तो भी नहीं देगा तो भी इसका कोई मतलब है नहीं, खाली हमको बेवकूफ बनाने के लिए, हमको गुमराह करने के लिए दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या समझ में आया, अब इसका जवाब देखते हैं। भैया ये स्फेरिकल सेल है क्या, स्फेरिकल सेल है क्या, स्फेरिकल सेल है तो क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ के बैठे हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या बोलता है, यही नहीं कहता है कि सरफेस से लेके सेंटर तक हर जगह का पोटेंशियल सेम रहेगा, बोलिए बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलता है ना। तो सरफेस से लेके सेंटर तक का हर जगह का पोटेंशियल सेम रहेगा, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि सेंटर का, अगर सेंटर का नाम ओ ले दे तो VO बराबर क्या हो जाएगा, V। अच्छा सुनो ना, एक बात जान लो, ये तभी तक लागू होगा जब घर में कोई चोर न बैठा हो, ये बात समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट तभी लागू होता है जब घर में कोई चोर न बैठा हो। जिस दिन घर में चोर आ गया उस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग काम नहीं करेगा। जैसे इतना बड़ा रावण था, एक विभीषण घर में बैठा था, पूरे रावण को खत्म करा दिया, नहीं तो रावण खत्म नहीं हुआ होता। उसी तरह से अगर इस, सुन ले ध्यान से, अगर किसी स्फेरिकल सेल के घर के अंदर विभीषण बैठा है
चोर बैठा है मतलब कोई चार्ज बैठा है। कौन बैठा है? ये नोट करके एक उसी कंसेप्ट से रिलेटेड अगला कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से रिलेटेड अगला कंसेप्ट बता दे रहा हूं, सुन लो कि अगर किसी स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेरिकल सेल है, ये कौन है बेटा? ये मतलब स्फेरिकल सेल ही बना देता हूं लोग। अगर ये स्फेरिकल सेल है, ये स्फेरिकल सेल बोला हूं, स्फेरिकल सेल है, अगर सुन ले भाई, अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्क करेगा। लेकिन अगर घर में कोई चोर है, घर में चोर है मतलब Q बराबर 0 नहीं है, मतलब Q है, तो उस केस में भैया जी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग काम करने वाला नहीं है, वहां कुछ और बात होगा। ये बातें तभी तक लागू है जब तक घर में कोई चोर नहीं है, घर में कोई विभीषण नहीं है। बात समझ में आ गया? तो अगर ये सवाल कह दिया, इस सवाल में कहा है कि इसका पोटेंशियल V है तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा? तो V ही होगा। लेकिन कब तक? जब तक अंदर कोई चार्ज न हो। लेकिन अंदर अगर कोई चार्ज हो जाएगा तब इसमें ये V नहीं रहेगा। उसका क्या तरीका है अभी हम आगे सवाल में डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया? कोई तकलीफ, कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं है? चलिए मिटा दो इसको, छाप लिए, ये कंसेप्ट नोट करके लिख लिए। हाँ चलिए आइए साहब बढ़ते हैं हम लोग, रुके। हम लोग इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नीट के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे। अगला देखो तुम्हारे सामने बेटा ये अनारकली बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अनारकली तो डिस्को चली गई है तो वो कहां से आएगी? ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने और ध्यान दो, ये कहीं भी अगर बुक में क्या होता है, इसको रंग दिया होता है, ऐसे कलर्ड होगा या ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा। हम लोग तो रंगेंगे तो रंगते रह जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएगा, पता चला फिजिक्स की जगह पे कलाकार बन गए आर्ट के, है कि नहीं? तो ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंदर खोखला है, कैविटी है, खाली है, इसी में केवल मेटल का पार्ट है और ये हॉलो मेटेलिक कंडक्टर होगा। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ये हॉलो मेटेलिक कंडक्टर मैंने लिख दिया, हॉलो मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। ये हॉलो मेटेलिक कंडक्टर एचएमसी का मतलब, हमने एक पॉइंट यहां पे लिया है ए, एक पॉइंट हमने ले लिया है बी यहां पे, और एक पॉइंट मेरे दिल में अरमान जगह मैंने सी ले लिया यहां पे, और किसी ने बोला है, ये अथर्व ने बोला तो हमने यहां ले लिया डी। 4 पॉइंट लिया है, ठीक है। इन चारों पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको सवाल करना है। सुनो, सवाल सुनो क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द 4 पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। क्वेश्चन होगा कौन सा ऑप्शन होगा, एक बात बताओ, क्या ये हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है? और अगर ये बेटा हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है तो तुमको पहले से बात पता है, तुम पहले से जानते हो कि ये हॉलो मेटेलिक कंडक्टर का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, चारों पॉइंट है। क्या सेंटर से लेके ये पॉइंट आउटर सरफेस तक गया है? और तुमको पता है कि हॉलो मेटेलिक कंडक्टर में सेंटर से लेके आउटर सरफेस तक हर जगह का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? B1। क्लियर हुआ? कौन सा ऑप्शन सही होगा? B1। इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे कहें हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसी का दूसरा पार्ट में कर रहा हूं, इसी का दूसरा पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा ध्यान से समझ के सवाल को जैसे पूरा बढ़िया से करिए, समझिए, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में हमारे। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, EA इज लेस देन EB इज लेस देन EC इज लेस देन ED। दूसरा ऑप्शन है EA
इज ग्रेटर देन ईबी इज ग्रेटर देन ईसी इज ग्रेटर देन ईडी। तीसरा ऑप्शन है ईए इज इक्वल टू ईबी इज इक्वल टू ईसी, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन है ईए इज इक्वल टू, यही लिखा है और यहां लिखा है ईडी इज नॉट इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन ले लीजिए आर, चौथा ऑप्शन ले लीजिए आर। ये 4 सवाल आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए एक सवाल के। क्लियर है? क्वेश्चन समझते हैं। क्या क्वेश्चन बोला? कह रहा है कि जो चारों पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है उसका क्या करेक्ट सीक्वेंस है, ये हमें बता दीजिए इस ऑप्शन से। क्लियर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हॉलो मेटेलिक कंडक्टर होगा तो उसके सेंटर से लेके आउटर सरफेस के जस्ट पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। और जैसे ही आउटर सरफेस के बाहर चले जाओगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मौजूद हो जाएगा। क्लियर है? और पोटेंशियल क्या होता है? सेंटर से आउटर सरफेस तक 0 होता है। इसका मतलब बेटा जी, ये जो ए वाला पॉइंट है इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखें तो क्या 0 होगा? ईबी का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड क्या होगा? 0। और ईसी भी बताओ अंदर है कि बाहर है? ईसी बोलो अंदर है कि बाहर है? अंदर है, तो अंदर है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। और ये वाला क्या है? बाहर है, तो ईडी क्या होगा? 0 नहीं होगा। अब कितना होगा इसमें हमें यहाँ चर्चा नहीं करना, और भविष्य में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? अभी जो चर्चा करना है वो हम चर्चा कर लिए, और मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी वाला आंसर होगा, एंड दिस इज द करेक्ट जवाब ऑफ दिस सवाल। ओके, चलिए अगला सवाल लिखिए, करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ये? हाँ, बोल लो क्या बोल लो, बता दो, कह दो कान में उसके। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। और अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब करने के बाद घर से जाके, सी है ना, ये सी ऑप्शन सही होगा। घर जा करके करने के बाद से घर जा करके मतलब पूरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, उस क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइए। जो भी बुक रखे हैं उसको यूज करिए, बुक के सवाल बनाइए, मेहनत करिए। जो सवाल नहीं आता है उसको पूछिए, करिए। करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और ये तो आपको भी पता है और पूरे भारत को पता है। रामदेव बाबा भी ये बात कहते हैं कि करने से ही होगा, ठीक है, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, जैसे एक ही फिगर में 2-3 सवाल करा दे रहे हैं, तो एग्जाम में 2-3 नहीं आने वाला है, एक ही आएगा। लेकिन हम एक ही साथ करा के सब सिखा रहे हैं, इसलिए एक ही साथ करा रहे हैं। अब एक एक क्वेश्चन लिखेंगे तो 3-4 साल लग जाएगा क्वेश्चन लिखने में, तो पढ़ना तो 1 ही 2 साल में है सिलेबस। ये आपके सामने में फिर से वही अनारकली को बना रहा हूँ जो टेढ़ी मेढ़ी है, और ये अपनी पतली कमरिया लेके आजकल चल रही है। आजकल बहुत फेमस हो रहा है ना। तुम लोग बना रहे हो नहीं? रही पतली कमरिया पे बनाओ ना, क्या करो यार, जो चलता है उस पर बनाना चाहिए। तुम लोगों के पास तो वैसे कमर है, बहुत लोग तो कमरा लिए हैं फिर भी बना रहे हैं, है ना। अब इस सवाल को समझते हैं। देखो क्वेश्चन समझो, ठीक है, इसको अभी समझ में आया, तभी समझ में नहीं आया। चलो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझ लो, इधर देख लो, फिर क्वेश्चन जो है हम लोग बात करेंगे। ये एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस हॉलो मेटेलिक कंडक्टर के ऐसे रखा है, इस हॉलो मेटेलिक कंडक्टर का ये सेंटर है जहां का पॉइंट P है। इस हॉलो मेटेलिक कंडक्टर से R डिस्टेंस पे, यहां से R डिस्टेंस पे हमने एक बड़ा सा चार्ज Q रख दिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना फिर बनाना। ये कह रहे हैं कि ये एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है, ये एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है। इस हॉलो मेटेलिक कंडक्टर के सेंटर पे पॉइंट P है। यहां से R दूरी पर एक चार्ज Q है जो हमने रख दिया।
जैसे ही इस चार्ज क्यू को हमने रखा है, अब हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो क्या क्या पूछा जा रहा है वो सवाल समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे बता दो साहब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहला क्वेश्चन है कि इस पॉइंट P पे बता दो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो एक्सटर्नल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, इस पॉइंट P पे एक्सटर्नल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस एक्सटर्नल चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ और उसका डायरेक्शन भी बताओ। मतलब क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, वेक्टर लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए मेरे को, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ये बेटा दूसरा सवाल है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज होगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां इंड्यूस चार्ज आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो इंड्यूस चार्ज आ रहा है, इस सरफेस पे इंड्यूस चार्ज आ रहा है, ये जो सरफेस पे इंड्यूस, हिला मत, हिल रहा है, ठीक है, शुरू हो गया, हिला मत, इधर देखो, ये क्या है, ये जो सरफेस तुम्हारे सामने दिया है, इस सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज तो इंड्यूस होने वाले हैं, तो कह रहा है कि उस इंड्यूस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। बहुत लोग तो तैयारी कर लिए लेकिन ये सब सवाल नहीं दिखे साल भर में, है कि नहीं। किताब में मिलता था तो देख के बेहोश हो जा रहे थे कि कहां से ये सब क्या आ रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल। चौथा सवाल सुनो, इधर देखो, इधर देखो, अगर हम यहां पे एक ऐसे ले लिए सरफेस, तो ये जो सरफेस लिए है ना, इस पूरे सरफेस को ऐसे पूरा क्यूब, मतलब एकदम स्फेरिकल लिए, पूरा बंद कर दिए ऐसे, बात समझ रहे हो। जैसे तुम नहीं देखते हो, जैसे मान लो ऐसे कोई रिंग टाइप का लिया हो, उस रिंग में जो है ऐसे और यहाँ लगा दिया हो, या कोई ऐसे पूरा लिया हो, यहाँ पे एक गोला लगा दे, यहाँ गोला लगा दे, यहाँ गोला, कई जगह लगा दे, उस टाइप का पूरा हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमने एक पूरा ऐसे स्फेयर ले लिया, इसका नाम दे दिया 1, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्फेयर ले लिया ऐसे, और इसका नाम हमने दे दिया 2। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है चौथे सवाल में कि नेचर का मतलब है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा। सुनो ध्यान से, चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो फर्स्ट पोर्शन लिए हैं और ये जो सेकंड पोर्शन लिए हैं, इस फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, इस फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेचर बताना है। मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। नेचर का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। चलिए अब देखते हैं साहब, जब हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल पे जाते हैं। ये बताओ, क्या ये एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है? लिखा हुआ है। अच्छा मेरी बात समझना थोड़ा, मैं क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं, समझना। क्या ये पॉजिटिव चार्ज है क्या? बोलो यार, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है क्या? बोल भाई। हाँ। ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, किसी भी पॉइंट पे अवे टू द सोर्स फील्ड देता है, मतलब अपने से दूर फील्ड देता है। और निगेटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं निगेटिव चार्ज हूं, मुझे यहां पे फील्ड चाहिए तो मैं हमेशा अपने तरफ फील्ड दूंगा, और मैं अगर पॉजिटिव चार्ज हूं, यहां पे मुझे फील्ड चाहिए तो हमेशा मैं अपने से दूर दूंगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या जो यहां फील्ड देगा वो अवे टू द सोर्स देगा क्या? बोलो यार, अवे टू द सोर्स देगा। इसका मतलब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है, मेरे को बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है? बोले यार, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होने वाला है, पक्का? इसमें कोई तकलीफ, कोई हैरानी?
कोई परेशानी नहीं है, एकदम पक्का है 100%। अब देखो, अगर बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तेरे को तो पहले से ना याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन अगर यहां मौजूद होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या करता है, अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगने वाला है। अरे यार छोड़ो ना ये सब बातें फोर्स की, सीधे याद रखो ना कि अगर कोई हॉलो मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो अभी मैंने बताया कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और उसके डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। बताया कि नहीं बताया? और अगर नहीं याद है तो कंसेप्ट तो पहले से ही पता है, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट का क्लियर होना। कंसेप्ट मेरे को पता होगा तो नहीं भी याद रहेगा तो हम कंसेप्ट से चीजों को समझ के काम कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो इधर वाला इधर इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बेटा जी आप कह सकते हो कि इस रीजन में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। बोलो यार, इस रीजन में पूरा का पूरा क्या आने वाला, पॉजिटिव चार्ज। और इस रीजन में बेटा आप देखोगे तो पूरा का पूरा क्या आने वाला है, निगेटिव चार्ज आने वाला है। बात समझ में आ गई? इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आने वाले। अब हम एक एक सवाल करना शुरू करते हैं। चलिए, ये तो बेसिक बातें पे आ गया। अब बताइए, पूछा गया है पहला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है? और क्या इस हॉलो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर यह एक कैविटी है? तो क्या अगर हॉलो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है और उसमें कोई अंदर, घर के अंदर कोई चोर नहीं है, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा कि नहीं होगा? ये तो पहले से पता है, पढ़ के बैठे हैं कि हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है, अंदर कोई चार्ज ना हो तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इसका मतलब पहले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर जीरो। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा सुनो ध्यान से, इधर देखो, अगर तुमसे कह दे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तभी ये कंसेप्ट लगेगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा तभी ये कंसेप्ट लगेगा, दोनों केस में लगेगा यार। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जैसा भी रहे, यूनिफॉर्म रहे, नॉन यूनिफॉर्म रहे, जो भी रहे, हर केस में ये बात पॉसिबल है। बस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कहानी हो। यूनिफॉर्म लगाओगे तो भी जीरो, नॉन यूनिफॉर्म लगाओगे तो भी जीरो। क्लियर हो गई बात? पकड़ में आ गए, 100% समझ गए। अब देखो भैया, तो पहला सवाल तो बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई लड़का है, मान लो यही है, यहां ये रास्ते से जा रहा था, इसके 4-5 दोस्त आए, ठीक है, और 4-5 दोस्त आए, ऐसे खड़ा था, कोई इसको इधर से 3 लोग मारे 3 मुक्का और इधर से मारे 3 लोग 3 मुक्का। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, तो अगर तीनों लोग इधर के भी बराबर और इधर के भी बराबर फोर्स लगाया तो नेट फोर्स तो इसका क्या होगा, जीरो। लेकिन क्या इसको इसके पे फोर्स लगा कि नहीं लगा? फोर्स तो लगा, लेकिन नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। मतलब क्या है, यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ होगा। तो एक बात बता दूं, इस पॉइंट पे कौन कौन फील्ड लगाया होगा, इस पॉइंट पे कौन कौन फील्ड लगाया होगा? पहले जो फील्ड लगा होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा। बोलो यार, पहले क्या लगा होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन लगाया होगा, ये लगाया होगा। पहले क्या लगा होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। कौन लगाया होगा, ये लगाया होगा। अच्छा भैया, तो ये जब लग गया होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज आए हैं, जो इंड्यूस चार्ज आए हैं, क्या वो चैन से बैठे होंगे क्या? क्या वो चैन से बैठे होंगे क्या? चुपचाप इसको छोड़ देंगे क्या? नहीं भैया, वो भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फील्ड लगाएंगे। और कितना लगाएंगे, जितना ये लगाया था उतना ही लगाएंगे। क्योंकि वो इंड्यूस चार्ज है तो उनके वजह से जो फील्ड होता है उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो उसने क्या लगाया भैया जी, बाबूजी, उसने क्या लगाया, उसने लगाया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, ए बेटा, क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या? क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या? क्या ये पॉइंट इससे r दूरी पे है क्या? तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q निकाले तो क्या ये मोनोचोआ वाला K Q/r² हो जाएगा। और इस मोनोचोआ वाला K का वैल्यू हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
अब बोलो अगर वेक्टर की बात करें तो ये प्लस है ना, ये प्लस है ना, अरे भाई ये प्लस है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया, इधर दिया एक्सटर्नल तुमको दिखा है, इसका मतलब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वेक्टर के रूप में अगर हम देखो, अगर हम इसको x माने, इसको माइनस x माने तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप लिख सकते हैं। या कोई ऐसे न लिख के ऐसे लिखे तो EQ बराबर सेम डाटा लिख सकता है के क्यू अपान आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और साथ में क्या लिख सकता है, ऐसे दिखा सकता है, अरे ऐसे दिखा सकता है कि नहीं डायरेक्शन, ऐसे दिखा सकता है कि नहीं डायरेक्शन। अब सुनो इधर देखो, ये तो आसान है, ये तो आसान है, तुम्हारे एग्जाम में ये मान लो पूछे ना पूछे, लेकिन अगर यही सब सवाल चारों सवाल ना देके सीधे सीधे पूछ देता कि यहां पे चार्ज रखे हैं और इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां चार्ज दिए हैं और इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां दिया हुआ है, बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको पता है चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला Q/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये बेटा यहां तो चार्ज ही नहीं पता कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना डेवलप होगा, ये तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो, हमको निकालने में परेशानी है, तो हम करेंगे क्या, तो परेशान हो जाएंगे, निकाले तो कैसे निकाले, तो दो तरीका होता है बेटा, नाक को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, दोनों बात है, वैसे पकड़ने का प्रयास करो जैसे आसान लगे। एक बात बताओ, अगर ये हमको नहीं पता है कि कितना चार्ज हो रहा है, तो एक बात तो हमको पता है यार कि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इतना। इसका मतलब जितना ये लगा होगा उतना ही वो लगाया होगा, तभी तो दोनों बैलेंस हुए होंगे यार, नहीं तो क्या वो बैलेंस हो पाता। तो सीधी सीधी बात है, हम लोग अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर, इस वाले का आंसर लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, अच्छा इसका आंसर पहले लिख देता हूं तब मैं मिटाऊंगा। इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा उसका वैल्यू बेटा होगा K Q/r स्क्वायर। और बेटा जी जो डायरेक्शन आप लिखने वाले हो, ये वाला डायरेक्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो, इसलिए बेटा ये डायरेक्शन लिख लीजिएगा, या अगर दिल में ज्यादा अरमान जग गया तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं। ये आपके सामने कितने सवाल हो गए, 3 सवाल। अभी एक सवाल और, अच्छा सुनिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में 4 आ जाएगा आपके सामने, एक के ठुकनो आएगा, उसमें ऑप्शन 4 दिए होंगे, उसको टिक लगाने होंगे। अब सुनिए, चौथे पार्ट में करा है नेचर बताना है, फ्लक्स का नेचर पॉजिटिव नेगेटिव या 0। याद करो जब हम लोग गॉस, इसको मिटा दे रहे हैं, याद करो जब हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे, जब गॉस लॉ पढ़े थे, गॉस का नियम पढ़े थे, उसमें बता होता है फ्लक्स बराबर Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। और बेटा जी अगर ये Q पॉजिटिव हुआ तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होता है, अगर ये Q निगेटिव हुआ तो फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और अगर ये 0 हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। एक बात बताओ मुझको तुम, ये देखो ये वाला सरफेस क्या पहला सरफेस है, क्या ये वाला सरफेस पहला है, इसके घर के अंदर जो चार्ज बैठा है बताओ वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके घर के अंदर जो चार्ज बैठा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसके वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर इसकी घरवाली पॉजिटिव है तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। याद है जब गॉस लॉ पढ़े थे तो बोले थे जो चार्ज होता है वो घरवाली की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो घरवाली और बाहर वाली दोनों के वजह से होता है। यहाँ घरवाली पॉजिटिव है इसलिए फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ घरवाली निगेटिव है, यहाँ घरवाली क्या है, निगेटिव है, तो अगर यहाँ घरवाली निगेटिव है इसका मतलब यहाँ फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरह से 4 सवाल के जवाब आपके नजर के सामने हैं, आप चाहें तो इसको आंखों के रास्ते अपने दिल में उतार सकते हैं, नहीं चाहें तो कूड़े के ढेर में भी फेंक सकते हैं।